हाय, क्या आप मार्केट को टाइम करना चाहते हैं? एक मिनट, आखिर मतलब क्या है मार्केट को टाइम करने का? मार्केट में सही टाइम पर एंट्री लेकर सही टाइम पर एग्जिट लेने को बोलते हैं मार्केट को टाइम करना। पर क्या ये पॉसिबल है? इसके लिए तो आपको टेक्निकल एनालिसिस यानी कि चार्ट्स और पैटर्न्स सबका नॉलेज होना जरूरी नहीं हो जाता। हाँ, वैसे तो आपकी बात सही है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं जिससे एक नॉर्मल इन्वेस्टर या फिर जो उतना ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस में इन्वॉल्व नहीं है वो भी ओवरऑल मार्केट की पल्स को पकड़ सकता है। कैसे? चलिए जानते हैं ऐसे एस इन्वेस्टर से जिन्होंने इतने साल मार्केट को टाइम करके मार्केट रिटर्न्स को कंसिस्टेंटली बीट किया है। हम बात करने वाले हैं स्टैनली ड्रकनमिलर की। ड्रकनमिलर 1977 में अपने पीएचडी प्रोग्राम को अलविदा कहकर अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी पर निकल पड़े थे। उन्होंने इनिशियली पिट्सबर्ग नेशनल बैंक में जॉब स्टार्ट की और आप यकीन नहीं मानेंगे, महज एक साल में उन्हें बैंक के इक्विटी रिसर्च ग्रुप का हेड बना दिया गया। उनकी मार्केट से रिलेटेड स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग और एक्सपर्टीज के चलते उन्हें दुनिया भर में मार्केट के बारे में टॉक शो से ऑफर आते थे। सिर्फ 28 साल की उम्र में उन्होंने $1 मिलियन रेज किए, जिससे उन्होंने अपना खुद का फंड शुरू कर दिया जिसका नाम था ड्यूकेन कैपिटल। उसके कुछ साल बाद 1988 में उन्हें एक और बेहतरीन मौका मिला जॉर्ज सोरोस के साथ उनके क्वांटम फंड में काम करने का। जी हाँ, शायद आप में से कई लोगों को पता होगा जॉर्ज सोरोस के बारे में। और ये वही समय था जब इन्होंने मिलकर ब्रिटिश पाउंड के अगेंस्ट $1 बिलियन की बेट ली थी। इसलिए आज भी जॉर्ज सोरोस को द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है। उनकी बुक द एल्मेनैक ऑफ स्टैनली ड्रकनमिलर में उन्होंने अपने 40 साल के क्वांटम फंड और ड्यूकेन कैपिटल मैनेजमेंट के साथ के एक्सपीरियंस को एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए फाइनेंशियल विजडम के फॉर्म में कैप्चर किया है, जिससे हमें कई चीजें सीखने को मिल सकती हैं। इसके साथ उनकी बुक में कुछ चैप्टर स्पेसिफिकली इन टॉपिक्स को भी टच करते हैं कि कैसे मैक्रो फैक्टर्स को यूज करके उन्होंने साल दर साल मार्केट्स को एफिशिएंटली टाइम किया। चलिए बिना किसी देरी के स्टैनली ड्रकनमिलर की बुक को स्टडी करते हैं और समझते हैं द आर्ट ऑफ मार्केट टाइमिंग। वॉरेन बफेट और बाकी के वैल्यू इन्वेस्टर्स के बारे में तो आप अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन ड्रकनमिलर की इन्वेस्टिंग फिलॉसफी कुछ और ही है। उनका मानना था कि सिर्फ कंपनीज की अर्निंग्स मार्केट के मूवमेंट को डिसाइड नहीं करती हैं। इस मूवमेंट के पीछे एक और बड़ा रोल है फेडरल रिजर्व का, यानी कि सेंट्रल बैंक्स। जी हाँ, लोग अक्सर सिर्फ अर्निंग्स और दूसरे कन्वेंशनल इंडिकेटर्स पर ध्यान देते हैं, लेकिन सिर्फ उतना काफी नहीं है मार्केट्स को टाइम करने के लिए। लिक्विडिटी भी मार्केट में मूवमेंट के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि एक तरह से सेंट्रल बैंक्स रेगुलेट करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेना हो तो आपने कोविड के समय में हुए बुल रन को तो एक्सपीरियंस किया ही होगा। आखिर कितने लोगों ने अपने पैसों को 2x या फिर उससे भी ज्यादा ग्रो किया था, मगर क्या कंपनीज की अर्निंग्स उतनी तेजी से ग्रो हुई थी? नहीं ना। उस समय दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को ईज डाउन किया था, जिसका सीधा अर्थ है मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज करना। लेकिन अब जब से यूएसए और बाकी के सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट्स हाइक करना शुरू किए हैं, मार्केट से लिक्विडिटी कम होती जा रही है। और हम सब जानते हैं कि अक्टूबर 2021 के बाद से मार्केट्स ने कैसे रिटर्न्स दिए हैं। 2x रिटर्न्स तो दूर की बात है, लोगों को तो पॉजिटिव रिटर्न्स तक नहीं मिल पा रहे हैं, जबकि इस दौरान कई कंपनीज की अर्निंग्स ग्रोथ काफी अच्छी रही है। स्टैनली हमेशा से मार्केट को अपने आप से सुपीरियर मानते थे। उनके हिसाब से मार्केट हमेशा आपको सिग्नल्स देती है जिन्हें आप ध्यान से सुनते हैं तो वो आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। अगर आपने खुद की कुछ रिसर्च की है और अगर वो इन सिग्नल्स के कॉन्ट्राडिक्ट करे, तब भी स्टैनली के हिसाब से आपको एक ओपन माइंड के साथ अपने थीसिस को रीइवैल्यूएट करना चाहिए। स्टैनली मानते हैं कि स्टॉक प्राइसेस और मार्केट्स की मूवमेंट बहुत कुछ बताती है। उनके हिसाब से आप स्टॉक मार्केट से फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी के सिग्नल्स को पहचान सकते हैं। स्टॉक प्राइसेस हमेशा फंडामेंटल्स को 6 से 12 महीनों के लिए लीड करते हैं, इसलिए हमें हमेशा एक नजर ऐसी इंडस्ट्रीज पे रखनी चाहिए जो इकोनॉमी को लीड करती हैं और दूसरी नजर ऐसी इंडस्ट्रीज पे जो इकोनॉमी को लैग करती हैं। स्टैनली इसका एग्जांपल देते हुए कहते हैं कि हाउसिंग मार्केट एक लीडिंग इंडस्ट्री मानी जा सकती है, क्योंकि लोग घर तभी लेते हैं जब उनके पास खरीदने के लिए पैसे हो। लेंडिंग मार्केट कंड्यूसिव हो और बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन तभी स्टार्ट करेंगे जब वो कॉन्फिडेंट हैं कि उनके यूनिट्स बिक पाएंगे। तो जाहिर है कि जब हाउसिंग मार्केट स्ट्रांग है तो इकोनॉमी भी पीछे नहीं रह सकती, और सेम ही ट्रू है जब सिचुएशन ऑपोजिट हो। ऐसे कई इंडिकेटर्स को ढूंढने के लिए हमें कंपनीज की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस और उनकी मैनेजमेंट कमेंट्रीज को क्लोजली सुनना चाहिए और फिर एक बॉटम अप अप्रोच यानी कि कंपनी से लेके उसकी इंडस्ट्री को स्टडी करना चाहिए। इन एक्सरसाइजेस के जरिए हमें इकोनॉमी में मैक्रो इंडिकेटर्स का अनुमान लगता है, जिससे हमें ये पता लग सकता है कि कौन सी इंडस्ट्रीज लैगिंग है और कौन सी लीड कर रही हैं।
और ये कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है, बार बार लगातार अलग अलग कंपनीज और इंडस्ट्रीज को स्टडी करने के बाद ही हमें मार्केट पल्स और उससे जुड़ी इकोनॉमिक साइकिल की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। उसके बाद हमें इन लीडिंग और लैगिंग इंडस्ट्रीज के ट्रेंड्स को ट्रैक करना है और अगर वो रिवर्स करते हैं तो उस मोमेंट पर मार्केट रिवर्सल का सिग्नल देती है। यही तरीका स्टैनले के लिए हिस्टोरिकली बड़ा सक्सेसफुल रहा है। इन सारे पहलुओं को जोड़कर आज स्टैनले फेड यानी कि सेंट्रल बैंक्स के इकोनॉमिक फोरकास्ट को पिछले 30 से 40 सालों से आउट परफॉर्म करते आ रहे हैं। दूसरा एक सिग्नल जो स्टैनले के लिए काफी फायदेमंद रहा है वो है बॉन्ड मार्केट। स्टैनले के हिसाब से लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स किसी भी इकोनॉमी या फिर बिजनेस के इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक की पैरामीटर होते हैं। यहाँ हम मेनली बात कर रहे हैं 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड्स की। अगर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स नए बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं और इसका रिवर्स भी उतना ही वैलिड है। मगर एक इकोनॉमी बहुत लंबे समय तक ग्रोथ के एक्सेलरेटर को बिना कुछ सोचे समझे दबाए नहीं रख सकती, क्योंकि ऐसे में सेंट्रल बैंकर्स को इन्फ्लेशन का डर सताने लगता है। और फिर जैसे कि हमने पहले बात की, पिछले 3 साल इस बात का सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल है। आप शायद एक इकोनॉमी के करंट मार्केट मूवमेंट को देखकर ये बता सकते हैं कि अभी इकोनॉमी एक अच्छे दौर से गुजर रही है, लेकिन अगर उसी समय में बॉन्ड प्राइसेस में भी रैली देखने को मिलती है तो ये शायद आपके लिए एक और सिग्नल है कि हालात अभी भले ही अच्छे हों, लेकिन आगे जाके मौसम अपना रुख मोड़ सकता है। इसके अलावा स्टैनले एक स्टॉक में कब एंटर या एग्जिट करना है इस बारे में भी अपनी बुक में बात करते हैं और उनके व्यूज थोड़े काउंटर इंट्यूटिव तो हैं लेकिन प्रैक्टिकल भी हैं। जनरली हम एक कंपनी में तब इन्वेस्ट करते हैं जब वो अच्छे नंबर्स पोस्ट करे और सब कुछ अच्छा हो, और हम तब सेल करते हैं जब कंपनी के नंबर्स अच्छे ना हो, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हो। और ये प्रोसेस अपने आप में सही भी है, लेकिन सिर्फ तभी तक जब तक उस कंपनी के फंडामेंटल्स एक्चुअली में चेंज हुए हों। कई बार कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स के चलते कंपनीज कुछ समय के लिए अंडर परफॉर्म कर सकती हैं और स्टैनले के अकॉर्डिंग वही समय सबसे अच्छा है एक स्टॉक खरीदने का। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक केमिकल कंपनी है जिसके मार्जिन्स एक्सटर्नल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के चलते कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। मे बी इन्फ्लेशन के चलते रॉ मटेरियल प्राइसेस में हाइक हुआ हो और इस वजह से लोग कंपनी से एग्जिट कर रहे हैं और स्टॉक प्राइस नीचे जा रहा है। मगर ये तो सभी केमिकल कंपनीज के लिए अप्लाई होता है ना। और फिर हमें ये देखना चाहिए कि क्या उन केमिकल्स की डिमांड आने वाले समय में सेम ही रहेगी। अगर हाँ, तो ये सबसे अच्छा मौका है उस कंपनी के स्टॉक को बाय करने का। एक और एंगल से देखते हैं। जब कंपनीज अच्छी अर्निंग्स रिपोर्ट करती हैं तो वो एक्सपेंशन के लिए कैपेक्स अनाउंस करती हैं और ऐसी न्यूज के चलते इन कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस रैली कर जाते हैं। लेकिन कैपेक्स और एक्सपेंशन होने में टाइम लगता है। कैपेक्स के बाद कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और मार्जिन्स कुछ समय तक नीचे भी जा सकते हैं, जिससे कुछ क्वार्टर्स तक स्टॉक प्राइसेस मूवमेंट्स म्यूटेड रह सकते हैं। और स्टैनले के अकॉर्डिंग जहां लोग कैपेक्स की न्यूज सुन के एक स्टॉक में एंटर करते हैं, यही आइडियल समय होता है सेल करने का। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मार्केट को टाइम करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि सही टाइम पे बाय करना और एग्जिट करने पे ही आप रिटर्न्स कमा सकते हैं। और इसके लिए मार्केट्स के ओवरऑल पल्स को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। साइक्लिकलिटी, लिक्विडिटी जैसे मैक्रो फैक्टर्स को हम एक कंपनी के एनालिसिस करते समय अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट हम माने या ना माने मार्केट के मूवमेंट पे जरूर देखने को मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्या आप मार्केट टाइमिंग में विश्वास रखते हैं? हमें कमेंट्स में बताइए। क्या आपको पता है हम ग्रो के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स पे भी स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ढेर सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट पोस्ट करते हैं। अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो अभी ग्रो को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करिए। इकोनॉमी, बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़े ऐसे ही ढेर सारे वीडियोज के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.